नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत पीयूषम भाग 1 का पाठ 13 है किशोरानाम मनोविज्ञानम। तो इस चैप्टर को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, इसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण VVI जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको करवाने जा रही हूँ। और यह जो चैप्टर है, चाहे BTET हो, स्टेट हो, CTET हो, BPSC हो, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के माध्यम से नीतिकार छात्र छात्राओं के लिए एक पद्यांश कहा है। नीतिकार कहे हैं कि देवं निहित्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। नीतिकार कर रहे हैं किशोर और किशोरियों के लिए कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बहुत आदमी कहते हैं कि मेरे भाग में लिखा ही नहीं है। तो नीतिकार कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा करने चाहिए। लेकिन फिर भी हमें सिद्धि अर्थात सफलता नहीं मिलती है। अगर हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, थक के हार के बैठ नहीं जाना चाहिए, उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, हमें तो अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र कैसे होते हैं? तो जो उच्च कक्षा में अध्ययन करते हैं उसी को ना किशोर और किशोरी कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा किशोर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि पढ़ाई करते समय छात्र और छात्राओं को किसकी चिंता रहती है? जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको अपने भविष्य की समृद्धि की चिंता रहती है। प्रश्न संख्या 3 है कि जीवन में परिवर्तन क्या है? तो जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कम हैं, वो कल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहता है। प्रश्न संख्या 4 है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसी को तो किशोरावस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 में है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण के जीवन की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो कृष्ण ने जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है कुमारावस्था, दूसरा है युवावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं को बताया उन्होंने। प्रश्न संख्या 6 है कि किशोर और किशोरियों का शरीर कब बदलता है? तो किशोर और किशोरियों का शरीर किशोरावस्था में बदल जाता है और किशोरियों में यह परिवर्तन खास करके देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 7 है कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विलियम वुंड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 में है कि मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यवहारिक मनोविज्ञान, दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान और चौथा है शैक्षणिक मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 9 है कि छात्रों को समझने एवं उनकी आवश्यकताओं को समझने में कौन सा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है? तो इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान जो है ना, वह सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे शिक्षा में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक जो है ना, उन्हीं को कहा जाता है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। समय समय पर छात्र छात्राओं के अभिभावक और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए? तो दोनों के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए कि छात्र और छात्राओं का चहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं। प्रश्न संख्या 12 है कि किशोर और किशोरियों को अपने जीवन के प्रति कैसी सोच रखनी चाहिए? तो किशोर और किशोरियों को अपने जीवन के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, आशावादी सोच रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे क्या? आशावादी सोच रखेंगे, मेहनत करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे ही और नकारात्मक सोच को निकाल देना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है और यह प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि कौन सा मनोविज्ञान अधिगम को सरल व सहज बनाने का काम करता है? तो मनोविज्ञान जो है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, वह अधिगम को सरल और सहज बनाने का काम करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।